स्टोरीज एस्केच में आपका स्वागत है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल सिल्वर गैंडा झुंड को बुलाओ। दुष्ट चंद्रमा ऊपर आकाश में लटका हुआ था। उसकी रोशनी रेगिस्तान पर चमक रही थी। लोमड़ियों की चीखें तेज हवा के साथ मिश्रित हो गई, जबकि जहरीली फायर बिच्छुओं की ठंडी लपटें चंद्रमा की चमक के साथ मिश्रित हो गई। यह मनुष्यों के साथ साथ चलने वाले 100 डीमन प्राणियों से लेकर मनुष्यों को अत्यधिक घृणा से घूरने वाले डीमन प्राणियों की 2 जनजातियों तक पहुंच गया। किसी तरह जनजाति युद्ध धीरे धीरे मनुष्यों को बाहर निकालने की लड़ाई में बदल गया था। पॉइजन फायर बिच्छू और सैंडफियर फॉक्स दोनों अपना ध्यान आदर्श और अन्यों पर केंद्रित कर रहे थे। एडवांस स्पिलो की उपस्थिति बस बहुत मजबूत थी। घातक स्पिलो ने डीमन प्राणियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। इसलिए थोड़ी सी भी बुद्धि वाले किसी भी डीमन प्राणी को पता था कि वे मनुष्यों को स्वतंत्र रूप से मैजिक करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। रेणु, क्या आप अपने मानसिक मैजिक का उपयोग करके उन्हें अपनी लड़ाई कहीं और ले जाने के लिए नहीं कह सकते और उनसे वादा नहीं कर सकते कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे? वे अपनी इच्छा अनुसार लड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ केवल अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, आहन ने पूछा। रेडू ने आहन को ऐसे देखा जैसे वह मंदबुद्धि को देख रही हो। अब मानसिक मैजिक संभव तो स्थिति को कैसे हल कर सकता है? यहाँ तक कि डीमन प्राणियों का ध्यान भटकाने के लिए शुरुआत में स्पिरिट रिपल का उपयोग भी विफल रहा था। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वे पहले ही लगभग 200 सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर स्कॉर्पियन को मार चुके थे। डीमन प्राणियों की 2 जनजातियां उन्हें कैसे जाने दे सकती थी? बहुत हो गई बात, मैं नीचे जा रहा हूं। यहाँ ऊपर लड़ना बहुत ही प्रतिबंधित है, आदर्श ने आहन से कहा। उसने जानबूझकर आहन को बताया क्योंकि उसे कुछ मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस व्यक्ति की आवश्यकता थी। इससे पहले कि आहन मना कर पाता, आदर्श ने अपनी पीठ पर एक जोड़ी उग्र पंखों को बुलाया। आग की लपटें पीली रेत पर भड़क उठी। पंखों से एक तेज शक्ति फूटी जिसने आदर्श को एक विशाल मिसाइल की तरह आगे की ओर धकेल दिया। मिसाइल रेत के टीले की ढलान पर आगे बढ़ रहे सैंडफियर फॉक्स से जा टकराई। आसपास की कुछ सैंडफियर लोमड़ियां अत्यधिक गर्मी से तुरंत पिघल गई। सैंडफियर फॉक्स को आग की लपटों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब इन चालाक प्राणियों को लगा कि आदर्श की शक्तिशाली ऑरा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो वे उसे काटने और खरोचने के लिए अपने पंजे दिखाने के लिए आगे बढ़े। ये सैंडफियर लोमड़ियां अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जब वे अपने टॉप गति से आगे बढ़ रही थी तो लाइटनिंग की चमक की तरह आदर्श पर तेज पंजे बेरहमी से मारे गए। सौभाग्य से आहन की रक्षा सही समय पर पहुंची। प्लेमेटिंग रेस द्वारा निर्मित तराजू ने आदर्श को पंजों से बचाया। मर जाओ तुम सब, आदर्श चिल्लाया। जगह जगह बिखरे हुए पंख अचानक हवा में एक शक्तिशाली फिनिक्स में बदल गए और सैंडफियर फॉक्स पर अटैक कर दिया। जब उग्र फिनिक्स आगे बढ़े तो 1 दर्जन सैंडफियर फॉक्स अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन 1000 फेदर फेरी फिनिक्स फिर भी उन्हें पकड़ने में कामयाब रही। जैसे ही आग की लपटें आकाश के किनारे तक लुढ़की, एक विशाल शानदार उग्र बादल आकाश में उठा। जिन सैंडफियर फॉक्सेस को निशाना बनाया गया उनमें से एक भी जीवित नहीं बची। वे सभी भीषण गर्मी में जलकर राख हो गए। आदर्श तुम्हारे पीछे, रेणु ने चेतावनी दी। आदर्श अभी भी अपनी सांसें पकड़ रहा था। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके कुछ ही मीटर की दूरी पर 2 विशाल पॉइजन फायर स्कॉर्पियन दिखाई दिए। दोनों प्राणी पहले से ही अपने मोटे चिमटों से उस पर झपट रहे थे। म्याऊ! एक पतली काली आकृति अतीत में बह गई। आदर्श को केवल एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और उस पर घात लगाकर अटैक करने की कोशिश कर रहे 2 पॉइजन फायर बिच्छू के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह जल्दी था। धन्यवाद छोटी काली बिल्ली, आदर्श ने नाइट राक्षस पर नजर डाली जो उसके बगल में जमीन पर गिरी थी और मुस्कुराया। डीमन राक्षस चमकती आंखों से आदर्श को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आदर्श के शरीर में लगी आग की लपटों को देख रहा था। यह क्या है? आप मेरी लिटिल फ्लेम बेले के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहे हैं? आदर्श ने पूछा कि उसने नाइट राक्षस का इरादा कब जब देखा। म्याऊ! रात्रि राक्षस ने गर्व से अपना सिर उठाया। ठीक है, मेरे अन्य एलिमेंटों में बहुत धीरे धीरे सुधार हो रहा है क्योंकि मैं लिटिल फ्लेम बेले की मुझ पर कब्जा करने की क्षमता पर निर्भर रहता हूँ। चूंकि बहुत सारे दुश्मन हैं, मुझे लगता है कि अलग हो जाना ही बेहतर है। छोटी ज्वाला बेले यहाँ बाहर आओ, आदर्श ने कहा।
लिटिल फ्लेम बेले जल्द ही आदर्श से अलग हो गई। वह भूरी विपत्ति की आग से घिरी हुई थी। उसकी लपटें तेजी से सभी दिशाओं में कुछ 100 मीटर तक फैल रही थी। उसकी कमांडर लेवल की उपस्थिति ने सैंडफियर फॉक्स को तुरंत भयभीत कर दिया। आमतौर पर लिटिल फ्लेम बेले अभी भी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाई देती है, ताकि वह जब चाहे आदर्श के कंधे पर रह सके और गले लगाने के लिए कह सके। हालांकि जब वह किसी लड़ाई में होती थी तो वह धीरे धीरे फ्लेम बेले सेलर मून में बदल जाती थी। टीनेज फ्लेम बेले की ऊंचाई मूल रूप से चुटकी के समान थी, यहाँ तक कि उसका शरीर भी चुटकी जैसा था। उसका शरीर पतला था और उसका शरीर किसी युवा किशोर लड़की जैसा था। टीनेज फ्लेम बेले के ऑरा स्पष्ट रूप से नाइट राक्षस की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। जब दो दुर्लभ प्रजातियां एक साथ खड़ी थी तो टीनेज फ्लेम बेले की कमांडर लेवलिया ऑरा ने नाइट राक्षस को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। रात्रि राक्षस बहुत शक्तिशाली था क्योंकि उसने एक कमांडर लेवल के प्राणी से भी मुकाबला करने का साहस किया। हालांकि वह अभी एक वास्तविक कमांडर लेवल के प्राणी से कुछ दूरी पर था। यदि रात्रि राक्षस भेदने में सफल हो जाती तो वह एक वास्तविक कमांडर लेवल की प्राणी बन जाती। रात्रि राक्षस की ताकत कमांडर लेवल के प्राणी से थोड़ी ही कम थी। वह किसी भी योद्धा लेवल के प्राणी को हराने में सक्षम थी। फिर भी वह एक कमांडर लेवल के प्राणी को लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। टीनेज फ्लेम बेले अलग थी। वह एक वास्तविक कमांडर प्राणी थी। उसके ऑरा ने तुरंत सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर स्कॉर्पियन को चौंका दिया। अपने कबीलों के कमांडरों के आदेश के बाद डीमन प्राणियों में अंततः साहस वापस आ गया। रेत पर एक फायर कमल दिखाई दिया जहां किशोर फ्लेम बेले ने अपनी उंगली से इशारा किया जो बहुत जल रही थी। जब यह किसी सैंडफियर फॉक्स से संपर्क में आया तो अग्नि कमल की लपटें तुरंत कई अग्नि जीवों में विभाजित होगी और सैंडफियर फॉक्स को तुरंत भस्म कर दिया। आदर्श अपने दम पर था, ऐसी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था जो किसी भी एडवांस जादूगर के पास अराजक लड़ाई में कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह कई एलिमेंटों के बीच स्विच करने में सक्षम था। अहान, जियांग और रेणु की सीमाएं स्थापित करनी थी और डीमन प्राणियों के खिलाफ निष्क्रिय रूप से अपनी स्थिति बनाए रखनी थी। वे डीमन प्राणियों के उनके बहुत करीब आने से डरते थे। आदर्श अलग था। वह आसानी से डीमन प्राणियों पर अटैक कर सकता था और क्रूर बल के साथ रास्ता साफ कर सकता था, क्योंकि उसे बहुत घिरे हुए डीमन प्राणियों को संभालने का काफी अनुभव था और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वह अपने पास मौजूद एलिमेंटों की संख्या का दुरुपयोग कर सकता था। इस बीच नंदिनी अपने डोमेन के साथ आसानी से डीमन प्राणियों का नरसंहार कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से शुष्क झुलसा देने वाले वातावरण से उसका आइस का मैजिक कुछ हद तक प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि उसका आइस डोमेन भी उतना बेहतर नहीं था जितना आमतौर पर होता था। इस प्रकार नंदिनी ने खुद को अपने दम पर लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने दूसरों की स्थिति को मजबूती से पकड़कर उनके साथ रहने का फैसला किया। समूह को आदर्श को अपना काम करने देने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह कॉकरोच से भी ज्यादा सख्त था। भले ही टीम के अन्य लोगों को बाहर कर दिया जाए, फिर भी वह ठीक रहेगा। आदर्श रेत के टीले के सामने खड़ा हो गया और सैंडफियर फॉक्सेस को रोकने और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। पॉइजन फायर स्कॉर्पियन अग्नि प्रकार के जीव थे और आदर्श का सबसे मजबूत एलिमेंट फायर था। इस प्रकार उन्हें बाहर निकालना स्पष्ट रूप से कठिन था। लिटिल फ्लेम बेले, सेलर मून और नाइट राक्षस अपने अपने स्थान पर थे। आदर्श के समान वे भी डीमन प्राणियों से घिरे हुए थे। आदर्श, कृपया अलग हो जाइए, मैं समनिंग गेट खोलने वाला हूँ, जियांग आदर्श पर चिल्लाया। आदर्श ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि जब उसे अचानक ट्रेनिंग हॉल में देखे गए एडवांस समनिंग स्पिल की याद आई तो वह तुरंत घबरा गया। जैसा कि उसने सोचा था, चांदी के कवच में विशाल गैंडों का एक बड़ा झुंड गेट से बाहर निकल गया। प्रत्येक गैंडा 20 मीटर से अधिक ऊंचा था, एक चलती हुई इमारत की तरह, पूरी तरह से मोटे भारी कवच से ढका हुआ। जब वे बांध के फटने की तरह गेट से बाहर निकले तो रेत का टीला तुरंत समतल हो गया। आदर्श का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत एक शैडो पक्षी में बदल गया और भाग गया। सौभाग्य से जियांग इतना मानवीय था कि उसने आदर्श को पहले ही चेतावनी दे दी थी। यदि वह थोड़ा धीमा होता तो चांदी बख्तरबंद विशालकाय गैंडा निश्चित रूप से आदर्श को कुचलकर मार डालता। एडवांस समनिंग स्पिल काफी अनुचित था, जो पूरे क्षेत्र को रौंदने के लिए काफी उच्च लेवल के जंगली जानवरों के झुंड को बुलाने में सक्षम था।
सैंडफियर फॉक्स की सेना को तुरंत बड़ी क्षति हुई। उनके कबीले की शक्ति तुरंत काफी कमजोर हो गई। जब आदर्श ने सिल्वर गैंडे के झुंड को सैंडफियर फॉक्स को धमकाते हुए देखा तो उसे ईर्ष्या हुई। एडवांस समनिंग स्पेल उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था। यह मूल रूप से हट्टे कट्टे जानवरों के एक समूह को बुलाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते और रौंदते हैं। आदर्श ने एक बार ट्रेनिंग हॉल के मंच पर यह मैजिक देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये चांदी बख्तरबंद विशालकाय गैंडे पहले के रक्त जानवरों से भी अधिक मजबूत थे। चांदी के कवच के जुआर के बाद सैंडफियर फॉक्स ने अब टीम के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है जैसे उनका मनोबल गिर गया है। मैं उनके बीच डर फैलाने की कोशिश करूंगी। रेणु ने जब समनिंग स्पिल को जादू की तरह काम करते देखा तो तुरंत आग पर तेल डाल दिया। जल्दी करो, मेरा जादू अब नहीं चलेगा, जियांग ने कहा। चांदी बख्तरबंद विशालकाय गैंडे का समनर की ऊर्जा की एक बड़ी आपूर्ति कीमत पर तैयार किया गया था। जियांग की आकाशगंगा की ऊर्जा आश्चर्यजनक दर से खर्च हो रही थी। रेणु ने अपने मानसिक जादू से सैंडफियर फॉक्सिस के बीच डर को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार जब डर बाकी डीमन प्राणियों में फैल गया तो वे संभवतः पीछे हट जाएंगे। यह कभी न खत्म होने वाली लड़ाई थी, क्योंकि योद्धा लेवल के प्राणियों को सर्वेंट लेवल के प्राणियों की तुलना में मारना अधिक कठिन था। उन्होंने अब तक कुल मिलाकर लगभग 400 प्राणियों को ही मारा था। यदि पॉइजन फायर स्कॉर्पियन और सैंडफियर लोमड़ियां उनकी मृत्यु तक उनसे लड़ने के लिए दृढ़ थी तो अंत में मनुष्य निश्चित रूप से हारेगा। मुझे लगता है यह काम कर रहा है जियांग, बस थोड़ी देर और। रेणु को बहुत खुशी हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा की लहर तुरंत नष्ट नहीं हुई थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: भूल भुलैया से बाहर निकलना। भूमध्य सागर और सहारा रेगिस्तान की सीमाओं पर एक उड़ने वाले जानवर की पीठ पर बैठा एक आदमी भ्रम के साथ धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर बढ़ती रेखा पर अपनी आंखें गड़ाए हुए था। श्री डेवोन, क्या तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? 30 की उम्र वाले एक मैजिशियन ने पूछा। ओह, आपने क्या कहा? डेवोन ने अंततः अपने विचार एकत्र किए। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार सहारा रेगिस्तान की सीमाओं के आसपास हाल ही में अक्सर अजीब रेत के तूफान आ रहे हैं। हमारे लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि वे प्रकृति का काम नहीं है, चश्मा पहने मैजिशियन ने कहा। इसका समर्थन करने के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं है। सहारा रेगिस्तान अपनी अस्पष्ट घटनाओं के लिए जाना जाता है, इसलिए इसकी संभावना नहीं है कि हम इसके पीछे का कारण ढूंढ सके। हम बस अंदर जाएंगे और लापता लोगों को बचाएंगे। सफेद कपड़े की टोपी पहने एक जादूगर बोला। ईमानदारी से कहूँ तो यदि श्री डेवेन हमारा नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो मैं कभी भी उस रेगिस्तानी भूल भुलैया में अपना पैर नहीं रखता। आखिरकार मिस्टर डेवोन एक बार रेगिस्तान की भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। डेवोन नामक व्यक्ति एक भी शब्द बोले बिना बैठा रहा। सच तो यह था कि वह इस स्थान पर वापस आना ही नहीं चाहता था। देखो, वहां नीचे कोई है, टीम में से किसी ने कहा। सभी ने तुरंत दिशा की ओर देखा। उन्हें रेत पर एक बेहोश व्यक्ति पड़ा हुआ मिला। हुलिया देखने से लग रहा था कि यह कोई महिला है। डेवोन ने उस उड़ने वाले जानवर को फुसफुसाया जिस पर वह सवार था। जानवर ने अपने पंख खींच लिए और धीरे धीरे रेत पर उतरा। चश्मा पहने मैजिशियन बेहोश व्यक्ति के पास गया और उसे उठाने में मदद की। उसने उसे करीब से देखा। वह अभी भी जीवित है। वो एशियाई दिखती है। शायद वह उस चीनी टीम से है जिसे मैजिक एसोसिएशन ने लापता राष्ट्रीय टीम की तलाश के लिए यहाँ भेजा था, सीजिया नामक व्यक्ति ने कहा। सीजिया ने थोड़ा पानी लिया और बेहोश महिला को पिलाया। पानी पीने के बाद मेघना धीरे धीरे जागी। उसने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब उसे एहसास हुआ कि वह अब उसी स्थान पर नहीं है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह स्पष्ट रूप से आदर्श और अन्य लोगों के बारे में चिंतित थी। उसे रेगिस्तान की भूल भुलैया के बाहर टीम को सिग्नल भेजना था, फिर भी वह किसी तरह यहाँ बेहोश हो गई थी, जिसका मतलब था कि टीम अभी भी रेगिस्तान में फंसी हुई थी। मुझे जाना है। मेघना अपने पैरों पर खड़ी हुई और तेजी से आगे बढ़ी। हालांकि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। कुछ कदम चलने के बाद वह लड़खड़ाने लगी। शांत हो जाओ और हमें बताओ कि क्या हुआ। तुम यहाँ बेहोश कैसे हो गए? सीजिया ने पूछा। यह एक राक्षस था जो रेगिस्तानी भूल भुलैया के करीब घूम रहा था। उसने मुझ पर अटैक किया। वैसे भी क्या आप कृपया मुझे वहां ला सकते हैं? मेरी टीम के साथ ही अभी भी वहीं है।
और मैं उस डीमन का मुकाबला नहीं कर सकती। मेघना ने निवेदन किया। चिंता मत करो मिस्टर डेवी, यहाँ एक सुपर जादूगर है और किसी अन्यों की तुलना में रेगिस्तान भूल भुलैया से अधिक परिचित है। उनकी मदद से आपके दोस्त लंबे समय तक खतरे में नहीं रहेंगे। सफेद कपड़े की टोपी पहने वाले व्यक्ति ने कहा। डेवोन नामक महान जादूगर चुप रहा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव से यह कहना आसान था कि वह उतना आश्वस्त नहीं था जितना दूसरों ने बताया था। जियांग के एडवांस समनिंग स्पिल द्वारा लाए गए विशाल गैंडों की दहाड़ के बाद रेणु की स्पिरिट रिपल तुरंत प्रभाव में आ गई। इससे सैंडफियर फॉक्सिस का डर बढ़ गया और चूंकि वह पहले ही अपने 200 से अधिक साथियों को खो चुकी थी, इसलिए उनमें पीछे हटने की इच्छा शक्ति दृढ़ होने लगी। पॉइजन फायर बिच्छू भी रेणु के मानसिक जादू से प्रभावित थे। वे अपने नियंत्रण वाले रेत के टीलों की ओर पीछे हट गए और सैंडफियर फॉक्स को डटकर सामना किया। अब क्या यह आधा समय है? जब आदर्श ने डीमन प्राणियों की 2 जनजातियों को आग बंद करते देखा, फिर भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया, तो वह बड़बड़ाने लगा। शायद उनके कमांडर सोचते हैं कि आगे लड़ना व्यर्थ है। डीमन प्राणियों ने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया, लेकिन वे रुकने पर अड़े रहे। उनके गहरे कॉल आते रहे, जिससे आदर्श और उनके दल को अजीब महसूस हुआ। जैसे ही समूह अविश्वसनीय रूप से खोया हुआ महसूस कर रहा था, उन्हें अचानक एक सी तार की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपना सिर उठाया और स्पष्ट दिशा की ओर इशारा करते हुए उस जादुई संकेत को देखा जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सिग्नल देखकर आहन और जियांग लगभग रोने लगे। वे बच गए। अंततः मेघना आ गई। आओ जल्दी करे, दोनों जनजातियों जल्द ही एक दूसरे से लड़ने वाली है। रेणु ने जब माहौल में बदलाव महसूस किया तो वह चिल्ला उठी। पांचों को अब अपने पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट दिशा थी। वे अब डीमन प्राणियों की 2 जनजातियों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पांचों का समूह बिना किसी परेशानी के जल्दी से वहां से चला गया, लेकिन वे केवल कुछ 100 मीटर ही चले थे जब उन्हें एहसास हुआ कि रेत कांप रही थी, क्योंकि अनगिनत पॉइजन फायर के बिच्छू पास की जमीन से रेंग रहे थे। जैसे ही सैंडफियर फॉक्स अपनी चालें चल रही थी, गहरे भूरे रंग की लाइटनिंग लगातार टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूर्ण आक्रमण शुरू कर रहे हो। अरे बकवास रेणु, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस समय उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों पक्षों ने पहले हमें बाहर निकालने का समझौता कर लिया है, आहन चिल्लाया। सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर स्कॉर्पियन सभी उनका पीछा करते हुए आए थे। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे वे देखना नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता कि वे अचानक इतने एकजुट क्यों हो गए। चलो बस दौड़े, रेणु चिल्लाई। आदर्श ने समूह के पिछले हिस्से को देखा। उसने पकड़ रही सैंडफियर फॉक्सेस को पंगु बनाने के लिए लाइटनिंग स्पिल का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि उसने डार्क नोबल मेटल का इस्तेमाल डीमन प्राणियों के माध्यम से बाकियों को पकड़ने के लिए किया। सौभाग्य से हाल ही में उसका शैडो स्पिल समतल हो चुका था, अन्यथा वह डीमन प्राणियों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम नहीं होगा। हम बस पहुंच गए, पीछे हटो। आदर्श की आंखें चमक उठी और उन्होंने तुरंत आसपास के स्थान से एक बल बुलाया, जिसने पास में मौजूद 4 सैंडफियर फिश फॉक्सेस पर अटैक किया और उन्हें उड़ा दिया। मुझे लगता है मैंने मेघना को देखा। भगवान का धन्यवाद। आदर्श प्राणियों से लड़ने की कोशिश करना बंद करो, यह पीछे हटने का समय है, आहन ने पुकारा। सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर स्कॉर्पियन समूह को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे। यदि वे शीघ्र ही रेगिस्तानी भूल भुलैया की सीमाओं तक नहीं पहुंचे तो वे डीमन प्राणियों के बीच फंस जाएंगे। समूह के सदस्य लड़ाई में घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें तुरंत पीछे हटना पड़ा। रेत का रंग शुद्ध सुनहरा पीला था, जिसका अर्थ था कि वे रेगिस्तान की भूल भुलैया से सफलतापूर्वक निकल गए थे। समूह ने मेघना और कुछ अन्य जादूगरों को उसके पास खड़े देखा। जादूगर आदर्श और अन्य लोगों को पास आते देख रहे थे। हालांकि जब उन्होंने युवा जादूगरों के समूह के पीछे 2 प्राणियों की जनजातियों को देखा तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। मेघना भी चौंकी। क्या आपको वास्तव में डीमन प्राणियों का इतना बड़ा झुंड अपने साथ लाना पड़ा? यह बताने की जरूरत नहीं कि उनमें से प्रत्येक एक योद्धा लेवल का प्राणी था। आखिर हो क्या रहा है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि डीमन प्राणी अपना क्षेत्र कभी नहीं छोड़ेंगे? जब हम पहले ही रेगिस्तानी भूल भुलैया से निकल चुके हैं तो वे अब भी हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? भागो जल्दी!
कोई भी इस निरर्थक लड़ाई को लड़ने को तैयार नहीं था। वे तुरंत घूमे और भाग गए। जब सुपर मैजिशियन डेवोन को स्थिति का एहसास हुआ तो उसने विंड मैजिक चलाया। आसपास के एक गहरे नीले रंग की हवा चली और उसने एक नाव का आकार ले लिया और सभी को अपने साथ ले गई। बिना किसी स्पिल का प्रयोग किए बेड़ा पर सवार लोग तेजी से भागने में सफल रहे। पॉइजन फायर स्कॉर्पियन और सैंडफियर फॉक्स ने अंततः उनका पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि वे अंततः विंड ड्राफ्ट की मदद से काफी दूरी तक पीछे हट चुके थे। क्या हुआ? क्या आपने भूल भुलैया में फिर से परेशानी खड़ी कर दी? डीमन प्राणियों को एक जनजाति के रास्ते में आना काफी बुरा था, फिर भी आपको डीमन प्राणियों की 2 जनजातियों को क्रोधित करना पड़ा, मेघना चिल्लाई। ऐसा नहीं है कि जैसा हम चाहते थे। हम डीमन प्राणियों की 2 जनजातियों के बीच युद्ध के बीच फंस चुके थे ताकि हम अपनी स्थिति बनाए रख सके। यदि आपने बाद में सिग्नल भेजा होता तो हम वास्तव में वहीं मर गए होते, जियांग ने गलत नजर से कहा। आपने पद कभी नहीं छोड़ा? मेघना शॉक थी। हाँ, भले ही हम रेतीले तूफान या जनजाति युद्ध में फंस चुके थे, फिर भी हम नहीं हिले। सौभाग्य से आपने हमें निराश नहीं किया। डेवोन, जो यात्रा के दौरान चुप रहा था, अंततः बातचीत सुनते हुए बोला, आपने हिल डुल कर सही सुझाव चुना। सही स्थान पर बने रहना ही एकमात्र तरीका रेगिस्तान की भूल भुलैया में स्थिर खड़े रहना है, अन्यथा आप रेगिस्तानी भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं निकल पाते, ना ही सिग्नल देख पाते। समूह ने तुरंत रेणु पर नजर डाली। सौभाग्य से रेणु ने जोर देकर कहा कि समूह उसकी बात सुने। सुपर मैजिशियन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उन्हें राहत मिली कि वे एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार थे, अन्यथा वे वास्तव में मर गए होते। क्या आपने दूसरे को देखा? मैजिशियन सीजिया ने पूछा। मैंने केवल उनके तंबू के कुछ टूटे हुए टुकड़े देखे। यह यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। मुझे और कुछ देखने की याद नहीं है। वहाँ कहीं करीब ही होना चाहिए। हम इसे यहाँ से संभाल लेंगे। आपको आराम करना चाहिए, लेकिन हमारे करीब रहे। हमें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है, सीजिया ने कहा। जब तक उनके पास कोई सुराग था तब तक सब ठीक था। इसके बिना रेगिस्तान की भूल भुलैया में किसी को ढूंढना गहरे समुद्र से सुई निकालने की कोशिश करने जैसा था। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि वे आपकी तरह अपनी स्थिति बनाए रखेंगे, सुपर मैजिशियन डेवोन ने कहा। इसके बारे में बोलते हुए, क्या आपने बताया कि आप भी रेतीले तूफान से गुजरे हैं? सीजिया ने अपना चश्मा ठीक किया और पूछा कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। हाँ, एक रेतीला तूफान जो कहीं से भी प्रकट हुआ। रेतीला तूफान कुछ खास नहीं है। आखिरकार यहाँ का मौसम हमेशा काफी चरम रहता है। लेकिन मैं उत्सुक हूँ कि मेघना ने जिस डीमन का उल्लेख किया था वह कौन सा था? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने रेत की तूफान में एक जोड़ी आंखें देखी? सफेद कपड़े की टोपी वाले जादूगर ने पूछताछ की। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।